चलो चालू करो। छोड़ो ना यार। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो आज हमारा ये पहला लेक्चर का तीसरा वीडियोस है। तो इससे पहले हम देख चुके थे, बहुत सारे ऐसे मुफ़क्किरीन थे। अब इसके बाद में अगला मुफ़क्किरीन आता है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल्स। अब जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल थे, तो इनका सबसे बड़ा ये स्टेटमेंट है कि जो भी तारीख़ पेश करते हैं उनको वक्तन फ़वक्तन क्या होता है, सबूत मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब कुछ तारीख़ में चेंजेस करने होते हैं। जैसे कि हम मान लो कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखोगे तो इससे पहले क्या होता, कुछ सालों से पहले ये बोला गया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या होता था कि दूध का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि एक मटका मिला, मतलब खुदाई करने पर, और खुदाई करने के बाद मटका मिला, तो उसमें जब उस मटका को निकाला गया तब उसकी तहकीक हुई, तो उसमें क्या पता चला कि वो क्या करते, दूध को महफूज करके उस घड़ा में रखते थे और उनका इस्तेमाल भी होता था। तो आगे चल के क्या क्या इसमें चेंजेस किया गया हुआ कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग भी दूध का इस्तेमाल करते थे। इससे पहले वो ये स्टेटमेंट को नहीं जाहिर कर देते, ये स्टेटमेंट को नहीं बता देते। तो यही बताया गया है कि जो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल है, इनका कहना यही था कि हर बार मतलब ज़रूरी नहीं कि जब आप कोई भी तारीख़ की तस्दीक कर रहे हो तो सारे सबूत या सारे चीज़ आपको एक ही टाइम में मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये क्या होता है, वक्तन फ़वक्तन मिलते रहता है, और उसके बाद जो हिस्ट्री लिखते हैं उनको जो पेश करते हैं उनको क्या करते हैं, अगला फिर जैसे ही मिला फिर उसके बाद पेश करता रहता है। ये चेंजेस होते रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मतलब ये हमारा जो तारीख़ पेश करने का जो तरीका है, जो वो तो एकदम साइंसी तो नहीं है, लेकिन हम साइंस के मतलब लॉजिकल से एकदम साइंसी तहकीक तो नहीं है, लेकिन हम ठीक उसके आसपास से यही कहते हैं, इनका यही कहना है। और इनका सबसे अच्छा इनकी किताब है एक रीजन इन हिस्ट्री, जो इनकी कई सारे ऐसे जो ख़त है, जो इनके जो आर्टिकल्स है, जो इसमें लिखा गया हुआ है। तो इनका अगला देखेंगे हम, क्या दिया गया, लियोपोल्ड वॉन रांके। तो ये कौन से थे, ये एक तरह का बोले तो बर्लिन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और यहीं पर वो अपनी खिदमत पेश कर रहे थे। और इनका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इस बात पे कि असली दस्तावेज़ के ज़रिए हासिल शुदा मालूमात इंतहाई अहम होती है और तारीख़ी वाक़यात से मुतल्लिक़ तमाम अक़साम के कागज़ात और दस्तावेज़ की कड़ी जाँच होनी चाहिए। अब इनका भी वही जो मुफ़क्किरीन थे, जो हमारे सामने जो भी मुफ़क्किरीन आए, उनका भी वही स्टेटमेंट था कि जो भी दस्तावेज़ हमें मिले और तो उनकी सबसे क्या होनी चाहिए, एक सीरीज़ वाइज क्या होना चाहिए, उनकी तस्दीक होनी चाहिए, उनकी जांच होना चाहिए। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि इनके जो क्या बताया गया कि जो भी कागज़ात, अब दस्तावेज़ कई तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जैसे आप देखोगे कि कई सारे ऐसे जो मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे मान लो ताजमहल हो गया, एक तरह का लाल किला हो गया, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई। तो एक क्या हुआ, एक सॉलिड क्या है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और एक कागज़ी होती है। जैसे कागज़, जैसे आप देखोगे कि हमारे रहनुमा के अखबार हो गए, तो क्या है, दस्तावेज़ हो गए, कागज़ी हो गए। जैसे आप देखोगे, इसी तरह से आप देखोगे कई सारे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू के थे, तो ये बुक्स हो गए, ये क्या किस तरह का दस्तावेज़ टाइप्स के। अब यहीं पे देखोगे आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के, अब देखोगे तो वो दस्तावेज़ तो मिले, लेकिन क्या है, उनके स्क्रिप्ट जो उनके लिखे हुए हैं वो अब तक के पढ़ने में हमारे जो भी मुफ़क्किरीन है वो मतलब अब तक के वो पढ़े नहीं है, मतलब उसमें फ़ेल हो चुके हैं, सक्सेस नहीं है। तो वो उस हड़प्पा सिविलाइजेशन का हम किस तरह से वो तारीख़ हम पेश करते दुनिया के सामने। तो उनके छोड़ी हुई जो भी चीज़ है, उनके मतलब वहाँ पर जो भी हमको सामान मिलते हैं वो क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हम बेचते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे इतिहासकार होते हैं, जो बैठे हुए होते हैं, उन दस्तावेज़ यानी वो जो भी मिला, जैसे आप देखोगे कि मिट्टी की किस्में मिलती है, फिर उसमें खुदाई करने पर बहुत सारी ऐसे हड्डियाँ मिलती है। तो वहाँ से ये पता चलता है कि कौन से जानवर हम पालते, वहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन के पालते थे। और वहाँ पे क्या होता है कि गड्ढे मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। तो इनका भी यही कहना है कि एक क्या होना चाहिए, उन सारी दस्तावेज़ों का क्या होना चाहिए, एक कड़ी जांच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम आज उठे और बोल दिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन दूध का इस्तेमाल नहीं करता था।
अब नहीं मालूम है तो नहीं बोल सकते कि इस दूध के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप देखोगे कि पहले कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल पहले मालूम ये चला कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो दूधों का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से इनकी एक क्या है, एक बुक है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। आगे हम देखेंगे जो कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया है। जो कार्ल मार्क्स एक कहाँ के थे, तो कार्ल मार्क्स ये जर्मनी के थे, और इनका जो आप देखोगे जो समाजवादी, यानी जो समाज के ऊपर जो इनका एक अवधारणा थी, यानी इनकी जो एक सोच थी समाज के ऊपर, तो इसी तरह से मतलब आज देखोगे किस तरह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की तरफ और दूसरा समाज यानी सोशलिज्म की तरफ। तो जो सोशलिज्म का जो थ्योरी है ये इन्होंने कार्ल मार्क्स ने ही दिया था, और एक बहुत बड़े क्या रिवोल्यूशन है, एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी मैन थे। इसी की वजह से आज इसी के तर्ज के ऊपर जो आज के देखोगे कि चाइना, रूस, इसी के तर्ज पे आजकल ये काम करते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो देखोगे आप कहाँ, जर्मनी में पैदा हुआ था, और इन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से समाज के लोग एक दूसरे को इस्तेमाल करते, क्या होते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करने से मुराद ये एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि यूज़ करना, यानी इनके कहने का मतलब है कि ऐसे लोग इस्तेमाल करेंगे कैसे लोग को, जो गरीब होंगे, जो मज़दूर होंगे, जिनके पास प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर मान लो कि किसी एक आदमी के पास प्रोडक्शन है, माल तैयार करने वाली चीज़ ज़्यादा है, जैसे आप देखोगे कि जिसके पास माशी निज़ाम ज़्यादा होगा, जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, किसके पास, ज़मींदार के पास होते थे उस टाइम के वक्त, तो ज़मींदार क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, किसका, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, मज़दूरों का। वो क्या करते थे, कम मज़दूरी पे रख कर वो क्या करते, लोगों से काम कराते थे। तो इनका सबसे बड़ा यही स्टेटमेंट है कि हमें क्या होना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए, सबको एक ही सैलरी मिलनी चाहिए, सबको एक ही अमाउंट मिलना चाहिए सभी काम के लिए। तो इनका यही कहना था कि ज़मींदार है तो कोई बात नहीं, ज़मींदार है तो कोई बात नहीं, उसको भी उतनी ही तनख्वाह मिलेगी जितनी एक मज़दूर को मिलेगी। इसी स्टेटमेंट के तर्ज पर, इसी चीज़ के तर्ज पर क्या हुआ कि आज रूस का जो माशी निज़ाम है तो इसी बेस पे है, चाइना का जो माशी निज़ाम है आप देखोगे इसी बेस पे है। तो वहाँ पे कैपिटलिज्म बार बार घुसने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करते हैं, कैपिटलिज्म को घुसने नहीं देते रूस और चाइना। तो इनका सबसे बड़ा यही था कि किस तरह से कैपिटलिज्म को हटाया जाए। क्यों, कैपिटलिज्म की वजह से बहुत सारे गरीबी देखने को मिलेगा। आज देखोगे कि किस तरह से हमारा इंडिया एक सोशलिज्म होते हुए भी किस तरह से वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। यानी बड़े बड़े चीज़ जो रेलवे हो रहा है, हॉस्पिटल, वो सब क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। वो प्राइवेट होने की वजह से किस तरह से किस लिस्ट में आ जा रहा है, तो कैपिटल के लिस्ट में आ जा रहा है। तो इनका यही कहना था कि सारे चीज़ जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, वो तो सोशलिज्म में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे। यानी मान लो कि किसी एक इंसान के पास, मान लो कि आज ने अडानी, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, आज ने अडानी ने पूरे रेलवे को ले लिया, पूरे इंडियन रेलवे को ले लिया, तो उन्होंने क्या करेंगे, वो अपने मन मुताबिक भाड़ा ट्रेन की रखेंगे, अपने मन मुताबिक सारा काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर लोगों को दूर दराज क्या करना हो, सफ़र करना हो, तो उसमें उनकी मनमानी नहीं चलेगी, लोगों की नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि वो सरकार के हाथ में नहीं हो, किसके हाथ में है, प्राइवेट के हाथ में, यानी प्राइवेट पर्सन के हाथ में। तो इस तरह से क्या होगा, उनका जो लोग होंगे वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होगा, उनके भाड़े बढ़ेंगे। और दूसरी बात, जब वो मज़दूर रखेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, जब वो मज़दूर रखेंगे तो वो मज़दूरों को कम तनख्वाह देंगे। और वहाँ पे अगर वो रिवोल्ट करते हैं तो रिवोल्ट करेंगे तो फिर वो उन्हें नौकरी से हटा सकते हैं, इसलिए वो रिवोल्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो हकूक़ होते हैं, जो नेचुरल हकूक़ होते हैं, जो इंसानी हकूक़ होते हैं, वो छिन जाते हैं। किससे, जो हमारे मज़दूर और गरीब भाई होते हैं। तो इनका सबसे बड़ा मोटिव ये था कि किस तरह से सोशलिज्म लाया जाए, यानी मालिक और मज़दूर दोनों साथ में होना चाहिए। किस तरह से कैपिटलिज्म को हमें अंदर नहीं आना देना है। तो कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा यही है कि यही इनकी सबसे बड़ी सोच थी। और इसी सोच पर आज क्या चल रहा है, दुनिया में दो ग्रुप बना हुआ है, एक सोशलिज्म का ग्रुप और एक कैपिटलिज्म का ग्रुप बना हुआ है।